दिल्ली जैसे बड़े शहरों को लोहे और कंक्रीट का जंगल क्यों कहा जाता है? अरे बुद्धू, इतनी सी बात भी समझ नहीं आती। अरे बड़े शहरों में बड़े बड़े भवन और ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती है। और ये इमारतें किसकी बनी होती है, मालूम है तुझे? हाँ, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि जब हमारा मकान बना था तो उसमें बहुत सी ईंट, रेत, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, शीशा आदि सामान लगा था। तो फिर ये हुए ना शहर लोहे और कंक्रीट के जंगल। अच्छा गोलू, तुम मुझे एक बात बताओ, इस मकान की इकाई क्या होगी? इकाई तो ईंट की हो सकती है, क्योंकि लाखों ईंटों से भवन बनता है। तुम कह तो ठीक रहे हो गोलू, भवन की इकाई ईंट ही होती है। क्या इसी तरह हमारे शरीर की भी कोई इकाई होती है? ये तो मुझे नहीं पता। अरे जिस तरह भवन की इकाई ईंट कही जाती है, उसी तरह हमारे शरीर की भी इकाई है और उसे कहा जाता है कोशिका या सेल। ये कोशिका या सेल क्या होती है? लैटिन भाषा में सेल का अर्थ है कोठरी, और कोशिका भी तो एक कोठरी की तरह ही होती है। अच्छू, क्या तुम हमें कोशिका की रचना समझा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर कोशिका के बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले एक प्याज यानी अनियन लेकर उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। अब एक मांसल शल की पत्ती अलग कर लीजिए। चिमटी यानी फोर्सेप्स की सहायता से उसके अवतल भाग से एक झिल्ली निकाल लीजिए। इस झिल्ली को स्लाइड पर रखिए और झिल्ली पर 1 बूंद आयोडीन विलयन डालिए। अभिरंजित होने पर झिल्ली पर 1 बूंद ग्लिसरीन की डालें। सावधानी से झिल्ली पर कवर स्लिप लगाएं, ताकि कोई वायु का बुलबुला उसमें न रह जाए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगाएं। पहले कम शक्ति में फोकस करें, और बाद में अधिक शक्ति में फोकस करें। चित्र बनाएं। इस तरह के जीवों को, जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिक यानी मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। ये देखो, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या जीव एक कोशिका यानी सिंगल सेल के भी हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बहुत सूक्ष्म जीव एक कोशिका के होते हैं और उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। ये देखो, ये एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर जीव है। अच्छा, क्या हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं एक जैसी बनी होती हैं? नहीं, मानव एक बहुकोशिक जीव है और इसमें तरह तरह की कोशिकाएं होती हैं। लेकिन मकान में लगी ईंट तो एक ही जैसी होती है, फिर हमारे शरीर की कोशिका तरह तरह की क्यों होती है? प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है गोलू, लेकिन ईंट एक ही कार्य करती है,
लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाओं को अलग अलग काम करना पड़ता है और इसलिए ये विभिन्न आकृति और आकार की हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कोशिका अपने कार्य को विशिष्ट तरीके से कर सके। भिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होती हैं। अच्छा आओ, मैं तुम्हें भिन्न प्रकार की कुछ कोशिकाएं दिखाती हूँ। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं भिन्न कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होती हैं। हालांकि एक कोशिक जीव की कोशिका अपने सभी कार्य स्वयं ही करती है। लेकिन मुझे एक कोशिका की रचना के बारे में तो समझाओ। प्रत्येक कोशिका में 3 आधारभूत संरचना होती है। पहला, प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और तीसरा, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ये झिल्ली कुछ पदार्थों को आर पार जाने देती है, लेकिन अन्य को नहीं। अतः इस झिल्ली को चयनित पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकती है। इसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होते हैं। जंतु कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ है तथा कोशिका में उसकी सांद्रता बाह्य पर्यावरण की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो वो विसरण के द्वारा कोशिका झिल्ली से बाहर निकल आती है। सभी कोशिकाओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतः जब भी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बाहर से ऑक्सीजन विसरण के द्वारा कोशिका के अंदर आ जाती है। जल के अणु भी विसरण करते हैं और ये विसरण जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, तो इस प्रक्रम को परासरण यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण की 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहला, कोशिका के अंदर के द्रव्य की अपेक्षा बाहरी वातावरण वाला विलयन तनु है, तो ऐसे में जल परासरण द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। इस विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन में कोशिका फूल जाती है। नंबर 2, यदि कोशिका के अंदर वाला द्रव्य और बाहरी वातावरण वाला विलयन एक समान सांद्रता का है, तो ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जल कोशिका के अंदर भी जाता है और उतना ही जल कोशिका से बाहर आ जाता है। नंबर 3, यदि कोशिका के बाहर के विलयन की अपेक्षा अंदर वाला द्रव्य तनु है,
परासरण यानी ऑस्मोसिस के द्वारा कोशिका से बाहर चला जाएगा। इस विलयन को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आओ अब हम अंडे द्वारा परासरण क्रिया द्वारा जल के विसरण को एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले अंडे को टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालकर उसके कवच को दूर कर लेते हैं। अंडे को अब एक अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन घेरे होती है। इस अंडे को शुद्ध जल में रखते हैं और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करते हैं। परासरण यानी ऑस्मोसिस के द्वारा जल अंडे के अंदर जाने से अंडा फूल जाता है। शुद्ध जल अल्प परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इस विलयन में कोशिका फूल जाती है। और अब इसी प्रकार के कवच रहित अंडे को नमक के सांद्रित विलयन में रखते हैं और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करते हैं। परासरण द्वारा जल अंडे से नमक के सांद्रित विलयन में आने के कारण अंडा सिकुड़ जाता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलती। सभी पादप कोशिकाओं, कवक और जीवाणु आदि में कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति एक जटिल पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है। यदि किसी पादप कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बाह्य परासरण द्वारा जल की हानि के कारण प्लाज्मा झिल्ली आंतरिक पदार्थ के संकुचन होने से कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलिसिस केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका का अनिवार्य अंग है। ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है जो कोशिका द्रव्य को घेरे होती है। ये झिल्ली लचीली होती है। झिल्ली के लचीला होने से यह किस प्रकार लाभदायक है? अरे वाह गोलू, ये तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जानते हो, एक कोशिक जीवों में झिल्ली का लचीलापन एंडोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये कोशिका की एक क्रिया है। प्लाज्मा झिल्ली के लचीला होने से ये अंदर की ओर मुड़ जाती है और भोजन कोशिका में अंदर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और अमीबा जैसा जीव अपना भोजन इसी तरह ग्रहण करते हैं। अल्प परासरण दाबी तथा अति परासरण दाबी विलयन को एक बार फिर समझाओ, यह मुझे स्पष्ट नहीं है। देखो गोलू, इसे समझने के लिए कोशिका के अंदर तथा बाहरी वातावरण के विलयन के सांद्रण को समझना होगा। अब जरा ध्यान से सुनो। यदि कोशिका के बाहरी वातावरण का विलयन अंदर की अपेक्षा सांद्र है तो ये
अति परासरणदाबी विलयन कहलाएगा। किसी कोशिका को इसके अंदर डालने पर कोशिका का जल परासरण के द्वारा कोशिका के बाहर आ जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। और इस सिकुड़ी हुई कोशिका को यदि अल्प परासरणदाबी विलयन में डाल दें तो परासरण द्वारा जल कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका फिर से फूल जाती है। तो गोलू, अब तुम्हारी समझ में अल्प परासरणदाबी और अति परासरणदाबी विलयन आ गया होगा ना? जानते हो, ससील केंद्र की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण अंग केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। जो कोशिका विभाजन से लेकर कोशिका के आनुवंशिक गुणों को संतति तक ले जाने का कार्य करता है। केंद्र के अंदर उपस्थित डीएनए में कोशिका के कार्यों से संबंधित सभी सूचनाएं होती हैं। कोशिका विभाजन के समय ही क्रोमोसोम्स की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई दे सकती हैं। अंतरावस्था में ये क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे जैसी संरचनाओं का एक जाल होता है। फिर से जब कोशिका विभाजन की बारी आती है तो क्रोमैटिन पदार्थ फिर से क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो जाता है। एक कोशिका समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर दो समान संतति कोशिका बना देती है और इस तरह से कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि होती है और एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होता है। केंद्रक एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। बैक्टीरिया आदि कुछ जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। उन कोशिकाओं को असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं में अधिकांश द्रव्य अंगक यानी कोशिका अंगक नहीं होते। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य का सारा भाग एक तरल पदार्थ से भरा होता है। इसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें बहुत से कोशिका अंगक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में अधिकांश कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना तो केंद्रक झिल्ली होती है और ना ही झिल्ली वाले कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स एक कोशिका को अनेक उपापचयी कार्य करने होते हैं और प्रत्येक कार्य करने के लिए उनमें विशेष अंगक यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये अंगक कोशिका अंगक कहलाते हैं। कुछ अंगक इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। हालांकि अन्य कोशिका अंगक को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देख सकते हैं। चलो अब मैं तुम्हें इन कोशिका अंगकों के बारे में जानकारी देती हूँ। अंतःद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लंबी शाखित नलिका अथवा गोल
या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। इनकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। RER राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी दिखाई देती है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस है, जबकि SER वसा अणुओं को बनाने में सहायता करती है। कोशिकाओं में अंतर्द्रव्यीय जालिका एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों तक प्रोटीन आदि पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका का कार्य करना है। इसके अलावा ये कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यीय ढांचे का कार्य भी करती है। गोल्गी काय यानी गोल्गी apparatus, ये झिल्ली युक्त कोशिका है जो एक दूसरे के ऊपर सजी रहती है। इस संरचना को हम कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क अंतर्द्रव्यीय जालिका की झिल्लियों से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर या अंदर विशिष्ट स्थानों तक भेज दिया जाता है। गोल्गी उपकरण लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका का बिजली घर भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा से ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट को संयोजित करके अधिक ऊर्जा युक्त ATP का निर्माण करना इसी कोशिका अंगक का कार्य होता है। इन्हीं ATP से जीवन को आवश्यक सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्थ में सबसे अलग है। इसमें अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं। रंगीन प्लास्टिड्स को क्रोमोप्लास्ट तथा रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। प्रकृति में पौधों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है तथा फूलों के विभिन्न रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, प्रोटीन और वसीय पदार्थ भरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं। जिन कोशिका अंगकों में अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं, वे अपनी जैसी रचना स्वयं बना सकते हैं। रसधानियां यानी वैक्यूल्स कोशिका की संग्राहक थैली यानी स्टोरेज सैक्स होती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां अनुपस्थित भी हो सकती हैं और यदि उपस्थित हैं, तो पादप कोशिका की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। पादप कोशिकाओं में तो ये कोशिका का पर्याप्त आयतन घेरती हैं। रसधानियों यानी वैक्यूल्स में कोशिका रस यानी सेल सैक भरा होता है, जो कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। अमीनो अम्ल, शर्करा, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल कोशिका को रसधानियों से ही मिलते हैं। तो इस तरह आज हमने कोशिका, उनका संरचनात्मक संगठन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक
कोशिका द्रव्य तथा विभिन्न कोशिका अंगकों के बारे में जानकारी की, जिनमें अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और रसधानियां प्रमुख थीं।